सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रीट की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी ने फॉर्म भी फिल कर लिया होगा। अब बात उठती है, जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो प्रश्न उठता है कि तैयारी किस प्रकार की जाए। देखिए, रीट की तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा किसी चीज को नहीं पढ़ना। बहुत ज्यादा कोई इसका इतना गहरा सिलेबस नहीं है जो एक निश्चित समय में पूरा ना हो पाए। तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने वाली या घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। बड़े आराम से आप सारी चीजें समझ सकते हैं। बड़े आराम से हम सारी चीजों को हल कर सकते हैं। बड़े आराम से सारी चीजें समझी जा सकती हैं। देखिए, पेपर में जब भी आप प्रश्न को हल करते हैं तो प्रश्न को हल करने की एक सामान्य सी थ्योरी होती है। प्रश्न को हल करने के लिए एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट कार्य करता है। वो सामान्य सा जो कॉन्सेप्ट है, वो सामान्य कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमें प्रश्न जब दिया जाता है तो उस प्रश्न के 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं। उन चारों ऑप्शन के लिए हमें क्या करना है? देखिए, या तो आप प्रश्न के डायरेक्ट सही उत्तर तक पहुंच जाएं। उन 4 ऑप्शन में से आप डायरेक्ट किसी एक उत्तर को चुन लें तो आपका प्रश्न सही होगा। अन्यथा आप बाकी के जो 3 ऑप्शन है, उन बाकी के 3 ऑप्शनों को गलत कर लोगे तो आपका उत्तर सही होगा। ये एक बहुत अच्छी थ्योरी है और हमेशा प्रश्न में काम देने के लिए, हमेशा प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये काम आएगी। या तो आप सही उत्तर को डायरेक्ट टिक करें, और अगर आप सही उत्तर डायरेक्ट टिक नहीं कर पा रहे तो फिर आप बाकी के 3 ऑप्शनों को गलत कर लें, तो ही आप सही उत्तर तक पहुंचेंगे। देखिए, बाकी के 3 ऑप्शन गलत करने के लिए आपको बाल मनोविज्ञान की, बाल विकास की, या जिस सब्जेक्ट का आप प्रश्न हल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसको हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी के बारे में हम जो बात करते हैं। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अपने आप में एक बहुत विस्तृत सिलेबस है। अपने आप में एक बहुत बड़े हिस्से को ये कवर करता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की अगर हम बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो पेपर जब हम देने जाएंगे तो पेपर में हमें प्रत्येक सब्जेक्ट में पेडागोगी मिलती है, जिसे हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। उस शिक्षा शास्त्र की समझ आपको बाल विकास पढ़ने से ही आएगी। जब आप इस बाल विकास को पढ़ेंगे तो इस बाल विकास को पढ़ने के बाद आपको प्रत्येक विषय के शिक्षा शास्त्र की समझ उठना यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी भी विषय के शिक्षा शास्त्र को हल करते हैं तो उस विषय के शिक्षा शास्त्र को हल करने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक जानकारी आपको तभी होगी जब आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रीट में हमें क्या पाठ्यक्रम दिया गया है। बाल विकास, या हम कहें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। रीट लेवल फर्स्ट एंड रीट लेवल सेकंड दोनों में लगभग समान रूप से बाल विकास दिया गया है। दोनों में लगभग समान टॉपिक है। तो आप बड़े आराम से सिलेबस को पढ़ के बड़े आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिकों को पढ़ेंगे। सारे टॉपिक पढ़ने के बाद सभी टॉपिकों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम यहाँ हल करेंगे। साथ ही साथ आपको एक ऐसी ट्रिक भी यहाँ बताई जाएगी, या हम कहें कि साथ ही साथ हम एक ऐसी पद्धति के बारे में भी चर्चा करेंगे जिससे आप बाल विकास या बाल मनोविज्ञान या किसी भी विषय के शिक्षा शास्त्र में मनोविज्ञान से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आप उस मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न को बड़े आराम से हल कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा का हम पाठ्यक्रम देख रहे हैं। बाल विकास का ये पाठ्यक्रम है। इसमें हमें कुल 30 प्रश्न बाल विकास के हमारे पास आएंगे और कुल 30 अंक के ये प्रश्न हमें मिलते हैं। देखिए, बाल विकास के जो 30 अंक तो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि 30 अंक के प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न हमें यहाँ मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक विषय में लगभग 15 नंबर की पेडागोगी हमें मिलती है। आप फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो भी आपने ली होगी उसमें आपको 15 नंबर की पेडागोगी अवश्य मिलेगी। यदि हम बात करें लेवल फर्स्ट की, तो देखिए लेवल फर्स्ट में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम बाल विकास को छोड़ दें तो बाल विकास को छोड़ने के बाद 4 सब्जेक्ट बचते हैं। 4 सब्जेक्टों में यदि आप 15-15 नंबर का रेशियो लेकर चलोगे तो 15-15 नंबर के रेशियो में से 60 नंबर होते हैं, 15 चौक 60, और 30 नंबर का आपका ये बाल विकास, तो 60 और 30 90। यानी बाल विकास एवं इसके जो शिक्षा शास्त्र है बाल विकास का, इस शिक्षा शास्त्र को पढ़ने से आप में 90 नंबर की समझ विकसित हो जाएगी कि आप पेपर में 90 नंबर को बड़े आराम से लेके आ सकते हैं। और यही कंडीशन पूरी लेवल 2 में चलेगी। जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको छोड़ के जितने सब्जेक्ट आएंगे उसकी जितनी भी साइकोलॉजी होगी आप इसी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पद्धति से उसको हल करते सकती है। अब मैं आपसे ये यहाँ नहीं कहूंगा कि आप अकेला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ने से सभी विषय की पेडागोगी को पूरी तरह सीख जाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ने से अन्य विषयों की समझ तो विकसित हो सकती है, लेकिन अन्य विषयों के शिक्षा शास्त्र को इससे डायरेक्टली नहीं पढ़ा जा सकता।
अन्य विषयों का जो शिक्षा शास्त्र है उसकी सामान्य समझ आपकी विकसित होगी। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो विधियां चलती हैं उन विधियों का भी हम अध्ययन करेंगे। बाल विकास की सारी विधियों को हम देखेंगे, बाल मनोविज्ञान की सारी विधियों को देखेंगे, कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे और बड़े आराम से हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं पहले पाठ्यक्रम की ओर। सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम देखना चाहिए कि बाल विकास का पाठ्यक्रम क्या है। देखिए एक प्रश्न और उठता है कि पाठ्यक्रम देखने की आवश्यकता क्या पड़ी, पाठ्यक्रम क्यों देखना चाहिए, क्या कारण है कि हम पाठ्यक्रम देख रहे हैं। तो देखिए किसी भी युद्ध को यदि आप लड़ने जाएं तो सबसे पहले युद्ध की तैयारी आपको करनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि युद्ध किस स्तर का होगा। जब तक आपको युद्ध का स्तर नहीं होगा तो आप युद्ध की तैयारी कैसे करोगे। तो इसीलिए पाठ्यक्रम देखा जाता है। पाठ्यक्रम से हमें ये पता चलता है कि हम जो पेपर देने जा रहे हैं उस पेपर में किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से संबंधित चीजें हमसे पूछी जाएंगी, तभी तो आप उन टॉपिकों को तैयार करते हुए जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ दिए गए हैं, फिर हम उन टॉपिकों के बारे में अगली वीडियो में चर्चा भी करना प्रारंभ करेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से हम पूरा बाल विकास एवं मनोविज्ञान आपको हल कराएंगे। देखिए बाल विकास क्या है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, वृद्धि और विकास की क्या संकल्पना है, क्या थ्योरी है वृद्धि और विकास की। वृद्धि मीन्स ग्रोथ और विकास मीन्स डेवलपमेंट। तो व्हाट इज द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, वृद्धि और विकास की क्या संकल्पना है। दूसरा विकास के क्या सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्या सिद्धांत हैं, विकास के क्या आयाम हैं, कौन कौन से हिस्से हैं विकास के, कहां कहां तक विकास फैला होता है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए वृद्धि और विकास की क्या संकल्पना है, वृद्धि और विकास वास्तव में क्या है, क्या इसकी संकल्पना है, क्या इसकी थ्योरी है, क्या है वृद्धि, क्या है विकास, ये सब हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, किन किन सिद्धांतों के आधार पर विकास आगे बढ़ता है, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनसे विकास चलता है, तो इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं, कौन कौन से आयाम है, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से इसके हिस्से हैं विकास के जो हमें यहाँ पढ़ने हैं, तो सारी चीज हम टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स ये बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करेंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, देखिए इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, विशेषकर परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में। विशेषकर हमें यहाँ ये देखना है कि पारिवारिक कारण बच्चे के कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से पारिवारिक कारण हैं जो बच्चे के विकास में बाधा डाल रहे हैं। विद्यालय संबंधी कारण ऐसे कौन कौन से हैं जो बच्चे के विकास में बाधा डाल रहे हैं। यानी पारिवारिक जीवन में और बच्चे के विद्यालयी जीवन में ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां आती हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। अब ये सारी चीजें हमें पढ़नी है कि वृद्धि और विकास की क्या संकल्पना है, विकास के कौन से सिद्धांत हैं, विकास के क्या क्या आयाम है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, पारिवारिक एवं विद्यालयी संदर्भ में तत्व कौन से हैं, ये हमें पढ़ना है। फिर इसके साथ साथ हमें देखना है कि एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है, एवं सीखने से बच्चे का क्या संबंध है, बच्चे की वृद्धि और बच्चे के विकास का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना है। क्यों, देखिए बाल मनोविज्ञान में हमारा टारगेट है बच्चे को अधिगम कराना, बच्चे को सिखाना। अब सिखाने में अधिगम कराने में कौन कौन से तत्व उसको प्रभावित करेंगे, सिखाने में अधिगम कराने में लर्निंग कराने में कौन कौन सी चीजें उसको ग्रो अप करेंगी, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी पड़ेंगी। और तब जाकर हम एक बच्चे के एक सुचारू रूप से बाल विकास का अध्ययन हम कर पाएंगे और एक स्वस्थ एक सामाजिक बच्चे का निर्माण हम कर पाएंगे। दूसरा बिंदु हमें यहाँ दिया गया है कि आपको पढ़ना है वंशक्रम एवं वातावरण की क्या भूमिका है। बच्चे का जब आप विकास पढ़ रहे हैं, बच्चे की वृद्धि के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो बच्चे की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करते समय आपको बच्चे के वंशानुक्रम एवं बच्चे के वातावरण की भूमिका का भी पता करना पड़ेगा। बच्चा कैसे वंशक्रम से है, बच्चे के माता पिता कैसे हैं, बच्चा कैसे घर परिवार से आया है। दूसरा बच्चे का वातावरण कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, बच्चा किस पर्यावरण से निकल कर आया है। कहीं बच्चा गंदी बस्ती में तो नहीं रहता, कहीं बच्चा घनी बस्ती में तो नहीं रहता, कहीं बच्चा ऐसी बस्ती में तो नहीं रहता जहां जुआ शराब नशा पत्ता इत्यादि कार्य किए जाते हो। बच्चा किस वातावरण से है, कहीं बच्चा ऐसे स्थान से तो नहीं आया जहां बाल श्रम बाल मजदूरी कराई जाती हो, कहीं बच्चा ऐसे स्थान से तो नहीं आया जहां महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हो। तो हमें ये सारी चीजें देखनी है, बच्चे का क्या वंशानुक्रम है, क्या उसका जेनेटिक्स है, क्या उसकी हेरिडिटी है, एवं उसका क्या एनवायरनमेंट है, उसका क्या वातावरण है। तो बच्चे के वंशानुक्रम की और बच्चे के वातावरण की, इन दोनों की भूमिका के आधार पर ही हम बच्चे के विकास को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।
तो बाल विकास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाल विकास के लिए हमें बच्चे की वृद्धि और बच्चे के विकास की संकल्पना का अध्ययन करना पड़ेगा। विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल कौन कौन से हैं विकास के, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में भी परिवार और विद्यालय के संदर्भ में तत्व कौन कौन से हैं, और इन सब का बच्चे के सीखने से क्या संबंध है, इन सभी का अध्ययन हम बाल विकास में आगे करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक हम सारी चीजें पढ़ेंगे। 2 दिन में 3 दिन में टॉपिक को हम खत्म करेंगे, बाकायदा उसकी ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, सारी चीजें आपको कराई जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं। चलिए, दूसरा जो बिंदु हमने देखा था, वंशक्रम एवं वातावरण की क्या भूमिका है, बच्चे को पढ़ाने के लिए वंशानुक्रम की क्या भूमिका रहेगी, बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को ग्रो अप करने के लिए, बच्चे को एक सामाजिक व्यक्ति बनाने के लिए, सामाजिक ढांचे के स्तर में बच्चे को खड़ा करने के लिए वंशानुक्रम की और वातावरण की क्या भूमिका है, हेरिडिटी कहां कहां अपना प्रभाव दिखाएगी, वातावरण कहां कहां अपना प्रभाव दिखाएगा, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी और उन सारी चीजों का अध्ययन हमें यहाँ करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु हमें यहाँ जो दिया गया है, दूसरे बिंदु में हमें यहाँ चर्चा करनी है कि अधिगम का क्या अर्थ है। अधिगम, अधिगम मीन्स होता है सीखना, बच्चा जो लर्न कर रहा है, सीख रहा है। अधिगम क्या है, अधिगम का क्या अर्थ है, एवं अधिगम की क्या संकल्पना है, कौन कौन सी परिकल्पनाओं से, कौन कौन सी संकल्पनाओं के, कौन कौन से सिद्धांतों से अधिगम बच्चे को होता है, अधिगम का क्या अर्थ है, अधिगम की क्या संकल्पना है, एवं अधिगम की क्या प्रक्रिया है, किन किन प्रक्रियाओं से अधिगम होता है, ये भी हमें देखना है। और अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं, बच्चे को प्रभावित करते हैं, बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्वों में एक सामान्य सा उदाहरण मैं भी आपको यहाँ दे रहा हूं, बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। जैसे हम बात करें केवल शारीरिक विकास की, शारीरिक विकास के बारे में हम बात करें, मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल दुर्बल सा, बिल्कुल कमजोर सा कोई बच्चा है, शरीर जिसका बिल्कुल ढीला ढाला सा, बिल्कुल दुबले पतले, जिसके हाथ पैर हमेशा मायूस सा जो बच्चा रहता हो, हमेशा उदास सा जो बच्चा रहता हो, ऐसा बच्चा आपकी कक्षा में कोई है, ऐसा लगता हो देखने में जैसे ये बीमार सा हो सकता है कोई शारीरिक परेशानी बच्चे को। अब ऐसे बच्चे से आप अधिगम की कल्पना करो, ऐसे बच्चे से आप प्रयास करो कि ये बच्चा सभी बच्चों के समान सुचारू रूप से शिक्षा व्यवस्था में जुड़ा रहे, तो नहीं जुड़ सकता, क्योंकि बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, शारीरिक व्यवस्था बच्चे की अभी चरमराई हुई है। जब तक शारीरिक व्यवस्था बच्चे की सुचारू रूप से सही नहीं होगी, तब तक बच्चा सुचारू रूप से अधिगम नहीं कर सकता। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला तत्व है शारीरिक विकास। जब बच्चे का शरीर ही सही नहीं है तो आप उससे प्रयास कर रहे हो अधिगम का, तो बच्चा कहां से अधिगम करेगा। तो अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की संकल्पना क्या है, अधिगम की क्या प्रक्रिया है, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, इन सभी का अध्ययन हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें जो बिंदु है वो दिया है, अधिगम के सिद्धांत एवं इसके अभिप्रेत कौन कौन से। अधिगम किन किन सिद्धांतों से आगे बढ़ेगा, अधिगम के कौन कौन से प्रिंसिपल है, और इसके अभिप्रेत अभिमानित चारों ओर, यानी अधिगम के चारों ओर क्या है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अधिगम को चारों ओर से कवर करती हैं, इसका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो अधिगम के क्या सिद्धांत हैं, अधिगम के क्या अभिप्रेत हैं, इसके बारे में भी हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो हम जब पूरा टॉपिक इसका हम जो पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ दिया गया है कि बालक में चिंतन एवं अधिगम, थिंकिंग एंड लर्निंग, चिंतन एवं अधिगम क्या है। देखिए, चिंतन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक विस्तारित टॉपिक है चिंतन, तो उसको हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बालक में क्या चिंतन होता है, कैसे चिंतन होता है, कब समस्या सामने रखी जाती है तब बच्चा चिंतन करेगा, कोई भी समस्या सामने आने पर चिंतन के माध्यम से बच्चा समस्या का समाधान कैसे करेगा, सारी चीजें चिंतन में आती है। चिंतन क्या है, अधिगम क्या है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला बिंदु हमें दिया गया है, अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं। अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा माने होता है किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित कर देना, वो कहलाती है अभिप्रेरणा। जब भी हम किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं तो वो उसकी अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी कभी जैसे दौड़ होती है, दौड़, तो दौड़ होते समय जो व्यक्ति जीत रहा होता है या जो व्यक्ति भले ही पीछे रह गया हो, और अगर हम बार बार उसका नाम पुकारने लगे, जैसे रोहन रोहन रोहन, जब हम करते हैं दौड़ में, अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा करने से हम क्या करते हैं, उस बच्चे को एक मोटिवेशन दे रहे हैं, उस बच्चे को एक अवप्रेरणा दे रहे हैं, उस अवप्रेरणा से बच्चा एक नए जोश, नई स्फूर्ति के साथ अपने कार्य को करता है। तो वही अवप्रेरणा हमें पता लगानी है कि शिक्षा व्यवस्था में वह अवप्रेरणा क्या है।
और परिणाम हमें बच्चे को बताना है कि हाँ बेटा तुम इस काम को कर सकते हो, बड़े आराम से तुम इस चीज को कर सकते हो, बड़े आराम से तुम इन चीजों को सीख सकते हो। बच्चा तो आपके पास गणित के बड़े कठिन से सवाल को लेकर आएगा, आपके लिए कठिन नहीं है ना, वो सवाल वास्तव में कठिन है, लेकिन बच्चे के लिए तो सवाल कठिन है। जब बच्चे के लिए वो सवाल कठिन है तो बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको उसको प्रेरणा देनी है कि बेटा उसको तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले सवाल कराए थे उसी आधार पर आप इस सवाल को करके देखो, तो इससे बच्चे को क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। बच्चे को लगेगा कि हाँ जब मैंने पहले सवाल किए हैं तो आगे भी मैं इस सवाल को कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की अवप्रेरणा बच्चे को शिक्षा व्यवस्था में देनी है। पूरा टॉपिक है, विस्तार से हम पढ़ेंगे क्या है अवप्रेरणा, क्या है अधिगम, सारी चीजें देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला टॉपिक जो हमें दिया गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हमें जो अगला टॉपिक दिया गया है वो अगला टॉपिक दिया गया है व्यक्तिगत भिन्नताएं, या इसको हम कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता, पर्सनल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं। देखिए वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है, एक बच्चा यदि दूसरे बच्चे से किसी भी कारण से भिन्न है तो वो वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से किसी भी प्रकार से भिन्न कैसे है, देखिए आपकी कक्षा में मान लीजिए 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, उन 30 बच्चों में हर बच्चा अलग अलग घर से आया है, हर बच्चा अलग अलग परिवार से आया है, तो यही वैयक्तिक भिन्नता है कि सबके गुणसूत्र अलग अलग हैं। यही वैयक्तिक भिन्नता है सबके जीन्स अलग अलग हैं। यही वैयक्तिक भिन्नता है कि सबका पर्यावरण अलग है। यही वैयक्तिक भिन्नता है कि सबकी जाति अलग अलग है। तो भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, संरचना के आधार पर, जीन्स के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको वैयक्तिक भिन्नता कहा जाएगा। अब यहां से कई बार प्रश्न भी उठते हैं वैयक्तिक भिन्नता में से, जो क्रॉस क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार आते हैं, आप में से ही कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर एक बात बताओ कि जैसे मान लो किसी माता पिता के जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों के जीन्स लगभग एक से हुए, गुणसूत्र दोनों के एक ही हुए क्योंकि दोनों एक ही माता पिता के बच्चे हैं। चूंकि दोनों एक ही घर में रहते हैं तो दोनों का वातावरण भी एक है, चूंकि दोनों एक ही घर में रहते हैं तो दोनों की भाषा भी एक है। मान लीजिए वो दोनों लड़के या वो दोनों लड़कियां हैं तो दोनों का लिंग भी एक है, दोनों की जाति भी एक है, दोनों का समुदाय भी एक है, तो आप वैयक्तिक भिन्नता कैसे लाओगे। देखिए वैयक्तिक भिन्नता, मान लिया हमने कि दोनों की लिंग, जाति, भाषा, समुदाय सब एक जैसा है, तो क्या दोनों की सोचने और समझने की क्षमता एक जैसी होगी? क्या दोनों के कार्य करने की दर एक जैसी होगी? क्या दोनों की शारीरिक परिश्रम करने की दर एक जैसी होगी? क्या दोनों की मानसिक संरचना एक जैसी होगी? इस बात की गारंटी तो नहीं है कि एक जैसी होगी। और जहां भी दोनों में डिफरेंस आया, जहां भी दोनों के किसी भी गुण में अंतर आया, वहीं से वैयक्तिक भिन्नता होना प्रारंभ हो जाती है। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके लिए प्रत्येक बच्चा भिन्न है, प्रत्येक बच्चा अलग है, और कक्षा के अलग अलग बच्चों को आपको अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए, ये प्रश्न मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब अपने टॉपिक को पढ़ेंगे जब मैं फिर आपको बताऊंगा, ये सबसे ज्यादा गलत होने वाला प्रश्न है। आप पूरी कक्षा को एक शिक्षण विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। आप ये कहो कि हम केवल एक शिक्षण विधि के माध्यम से पूरी कक्षा को पढ़ा दें, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। केवल एक शिक्षण विधि के माध्यम से पूरी कक्षा को नहीं पढ़ाया जा सकता, कारण चूंकि कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता है, अलग अलग क्षमता वाले, अलग अलग दर वाले, अलग अलग रेट है हर बच्चे की सीखने की। तो जब बच्चे की अलग अलग दर है सीखने की, तो फिर आपको भी कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, और उन्हीं शिक्षण विधियों के माध्यम से आप अपनी कक्षा के बच्चों को अध्ययन करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वैयक्तिक भिन्नताओं का क्या अर्थ है, वैयक्तिक भिन्नताओं के क्या प्रकार है, क्या पहचान है। वैयक्तिक भिन्नताओं के रूप में हमें पढ़नी है कि भाषा का क्या अंतर पड़ेगा, जाति का, लिंग का, समुदाय के आधार पर क्या अंतर पड़ते हैं, ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको समझनी है, बच्चों को नहीं समझानी, आपको सारी चीजें समझनी है, क्योंकि पेपर आपको ही देना है, बच्चों को थोड़ी देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व एक टॉपिक है पूरा, व्यक्तित्व हम पढ़ेंगे, 11वें नंबर का टॉपिक आएगा हमारा व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व की क्या संकल्पना है, क्या थ्योरी है व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व के क्या प्रकार है। इसमें एक शब्द आता है पर्सोना, पर्सनैलिटी जिसको हम कहते हैं, पर्सोना मुखौटा शब्द, बहुत बड़ा प्रचलित शब्द है मुखौटा, आगे पढ़ेंगे सारी चीजें आएंगी। तो व्यक्तित्व की क्या संकल्पना है, व्यक्तित्व के क्या प्रकार हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार किया जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। व्यक्तित्व का मापन करने की कौन कौन सी विधि है, अल्फा परीक्षण, बीटा परीक्षण, ये सारे पढ़ेंगे, अभी आगे आएंगे सारे। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है।
बुद्धि परीक्षण कब आया, बुद्धि परीक्षण कैसे आया, बुद्धि परीक्षण किसने दिया, बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से सिद्धांत आए, किस किस सन में कौन कौन से सिद्धांत आए, बुद्धि का मापन कैसे किया जाएगा, आईक्यू कैसे निकाला जाएगा, बुद्धि लब्धांक कैसे ज्ञात करेंगे, मेंटल एज क्या है, क्रोनिकल एज क्या है, सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें आएंगी। बुद्धि क्या है, बुद्धि की क्या संकल्पना है, क्या सिद्धांत है, किस प्रकार इसका मापन होगा, बहुआयामी बुद्धि क्या है, इसके क्या कारण है, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं, सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे, बड़े आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए देखिए, यहां तक हमने जो टॉपिक पढ़े, ये टॉपिक ऐसे हैं जो एक प्रकार से थोड़े से कठिन माने जाते, कठिन है नहीं लेकिन माने जाती है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो आपको बड़े आसान लगेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब आगे के ये जो टॉपिक है ये बड़े सरल टॉपिक है। देखिए सरल कैसे हैं, विविध प्रकार के अधिगमकर्ताओं की आपको समझ होनी चाहिए। विविध प्रकार के अधिगमकर्ताओं की समझ कैसे, देखिए हमारी कक्षा का हर बच्चा अलग है, तो चूंकि जब हमारी कक्षा का बच्चा अलग है तो विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता हमारी कक्षा में उपस्थित है, और जब विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता हमारी कक्षा में उपस्थित है तो उन अधिगमकर्ताओं की हमें पहचान भी होनी चाहिए। पहचान कैसे, कि हमारी कक्षा में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो पिछड़े हुए हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, वंचित है, अलाभान्वित है, विशेष योग्यता की जिनको आवश्यकता है, ऐसे बच्चे कौन कौन से, इनकी हमें समझ होनी चाहिए। पिछड़े हुए बच्चे कौन से हैं, पिछड़े हुए बच्चे भी हैं जो शिक्षा की सामान्य व्यवस्था से पीछे चल रहे हैं, वो पिछड़े हुए बच्चे हैं। मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे भी हैं जो मेंटल रूप से डिस्टर्ब है, मानसिक रूप से पिछड़े हैं। तीसरे बच्चे आते हैं वे प्रतिभाशाली बच्चे। देखिए प्रतिभाशाली बच्चा भी विशेष बच्चे की श्रेणी में आता है, ये बात आपको बड़े आराम से हजम नहीं होगी, लेकिन आपको ये बात हजम करनी पड़ेगी। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, प्रतिभाशाली बच्चा भी विशेष बच्चे की श्रेणी में है। देखिए बच्चा चाहिए हमें सामान्य, हम तो चाहते हैं हमारी कक्षा का हर बच्चा प्रतिभाशाली बने, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा प्रतिभाशाली नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन मैं जनरली अपन बात करें तो बच्चा, हमारी कक्षा के जो बच्चे होती है वो कक्षा के बच्चे होती है हमारे सामान्य। तो सामान्य बच्चे, अगर सामान्य स्तर से बच्चा कम है तो बच्चा विशेष है, और सामान्य स्तर से बच्चा ऊपर है तो बच्चा विशेष है। सामान्य स्तर से बच्चा अगर कमजोर है तो विशेष क्या है कि उसको विशेष शिक्षण की आवश्यकता है, विशेष रणनीति उसके लिए आपको तैयार करनी पड़ेगी। और सामान्य से अगर ऊपर है, प्रतिभाशाली बच्चा है, तो प्रतिभाशाली बच्चे को आपको अलग से वर्ग देना पड़ेगा, अलग से उसकी जिज्ञासाओं की समाप्ति, जिज्ञासाओं की शांति आपको करनी पड़ेगी। तो प्रतिभाशाली बच्चा भी विशेष है, कमजोर बच्चा भी विशेष है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सृजनशील बच्चे कौन से हैं, क्रिएटिव बच्चा जिसको हम कहते हैं, कौन से बच्चे हैं जो सृजनशील हैं। वंचित बच्चे कौन से हैं, अलाभान्वित बच्चे कौन से हैं जो शासन के द्वारा चलाई गई योजनाओं, शासन के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा से जो पिछड़ चुके हैं, वे बच्चे वंचित हैं, वे बच्चे अलाभान्वित हैं। तो इनका हमें पता करना है, इन सबको हमें विद्यालय में लेकर आना है, और सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में सामान्य रूप से शिक्षा हमें उपलब्ध करानी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लाइन मैंने अभी बोली है। ये प्रश्न अक्सर पेपर में फंसा देता है कि हमारे कक्षा के पिछले हुए बालकों को अध्ययन कराना चाहिए। पहला ऑप्शन सामान्य विद्यालयों में, दूसरा ऑप्शन विशेष विद्यालयों में, तीसरा ऑप्शन विशेष सामुदायिक विद्यालयों में, और ऐसी कुछ चौथा ऑप्शन दे देगा। तो हमारा फोकस सीधा कहाँ बढ़ता है, हमें ऐसा लगता है कि बच्चा कमजोर है तो क्यों ना इस कमजोर बच्चे को विशेष विद्यालय में भेजा जाए, वहां जाकर अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, लेकिन नहीं, गलत है। सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में ही बच्चे को सामान्य शिक्षण करवाना है, किसी विशेष रूप से आपको या विशेष विद्यालय में भेजने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा कमजोर है तो आप विद्यालय के बाद उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, विद्यालय के बाद एक्स्ट्रा टाइम देके आप उसको पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ाना आपको उसके सामान्य बच्चे के साथ ही पड़ेगा, सामान्य बच्चे के साथ ही हम उसको पढ़ाएंगे। आगे पढ़ेंगे डिटेल में सारी चीजें आएंगी, इसकी थ्योरी भी आएगी, क्या कल्पना, क्या इसकी परिकल्पना है, क्यों ऐसा करना चाहिए, सामान्य में ही क्यों पढ़ाना चाहिए, सारी चीजें पढ़ेंगे। अगला देखें, विशेष योग्यता वाले बच्चे कौन सी हैं, स्पेशल एबल्ड बच्चे कौन से हैं जिन्हें विशेष योग्यता की आवश्यकता है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें विशेष योग्यता की आवश्यकता है, और विशेष योग्यता वाले बच्चों की हमें पहचान करनी है। सारी चीजें शिक्षक होने के नाते आपको ही करनी है। अब देख लीजिए आपके पास कितने काम है कि पिछले बच्चों की आपको पहचान करनी है, मानसिक रूप से पिछले बच्चों की पहचान आपको करनी है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान आपको करनी है, सृजनशील बच्चों की पहचान आपको करनी है, वंचित बच्चों की पहचान आपको करनी है, अलाभान्वित बच्चों की पहचान आपको करनी है, विशेष योग्यता वाले बच्चों की पहचान करनी है। अधिगम में कौन कौन सी कठिनाइयां बच्चे को आ रही हैं, सीखने में कहां कहां बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चे को परेशान कर रही हैं, इन सारी चीजों का पता भी शिक्षक होने के नाते आपको ही करना है।
सीखने में कहाँ परेशानी है, घर परिवार की परेशानी तो नहीं है, विद्यालय की परेशानी तो नहीं है, मोहल्ले की परेशानी तो नहीं है, या समाज में गांव जिस गांव में आपकी पोस्टिंग हो उस गांव में तो कहीं ऐसा नहीं है। तो विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आपको समझ होनी चाहिए। पिछड़ा बच्चा, मानसिक रूप से पिछड़ा, शारीरिक रूप से पिछड़ा, वैयक्तिक भिन्न बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा, सृजनशील बच्चा, वंचित बच्चा, अलाभान्वित बच्चा, विशेष योग्य बच्चा, अधिगम की क्या क्या कठिनाई बच्चे को आ रही है, इन सारी चीजों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। तो देख लीजिए अपने हिसाब से, अभी तो फॉर्म भरे हैं, ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। चलिए आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें तैयारी करनी है, पेपर फाइट करना है, बड़े आराम से हम सारी चीजें पढ़ेंगे। केवल पढ़ने में भी आपको कठिन लग रही होगी, क्योंकि मैं आपको पाठ्यक्रम विस्तार से इसलिए समझा रहा हूं जिससे आपको पता चल सके कि हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, क्या क्या रणनीति हमें तैयार करनी है। नहीं तो मैं एक तरफ से पढ़ाना चालू कर देता, आप एक तरफ से पढ़ना चालू कर देते, यही पता नहीं चलता कहां से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ। इसीलिए मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम समझा रहा हूं कि हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। ये जब सारी चीजें आपको टॉपिकों में मिलेंगी तो वहां आपको लगेगा कि हाँ ये चीज हमें पढ़नी है, ये चीज हमारे लिए आवश्यक है। इसीलिए मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम एक बार समझा रहा हूं। चलिए, समायोजन की क्या संकल्पना है। समायोजन, एडजस्टमेंट किसको कहते हैं। हमें अपनी कक्षा के बच्चे को समायोजन कराना है, समायोजन बच्चे को सिखाना है। तो समायोजन की क्या संकल्पना है, समायोजन के क्या तरीके हैं, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका है, एक अध्यापक होने के नाते आप समायोजन किस प्रकार कराएंगे, समायोजन की क्या संकल्पना है, समायोजन की क्या थ्योरी है, क्या होता है समायोजन, एडजस्टमेंट क्या होता है, समायोजन किन किन तरीकों से किया जा सकता है। एक अध्यापक होने के नाते आप अपनी कक्षा के बच्चों में समायोजन करने की दर किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, कैसे बच्चों को आप समायोजित होना सिखा सकते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते ये कार्य भी आपको ही करना पड़ेगा। तो समायोजन क्या है, यानी समायोजन से संबंधित जो पूरा टॉपिक है इसको हम बड़े आराम से अध्ययन करेंगे, अभी आगे करेंगे सारा अध्ययन। चलिए, अंतिम जो हमें ये पॉइंट दिया गया है, इसमें लगभग 4 बिंदु हमें दिए गए हैं। इन चारों बिंदुओं के बारे में भी हमें अध्ययन करना है। पढ़िए आप चारों बिंदु कौन कौन सी हैं। देखिए, शिक्षण अधिगम की क्या प्रक्रियाएं हैं, ये एक पेडागोजिकल हिस्सा आ गया है ना। शिक्षण अधिगम की क्या प्रक्रिया है, बच्चों को शिक्षण किस प्रकार कराना है, अधिगम बच्चों को किस प्रकार कराना है। शिक्षण अधिगम की क्या प्रक्रिया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 क्या है, एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं, एनसीएफ 2005 क्या है, इसके संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं क्या है, शिक्षण अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं, इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम की कौन कौन सी प्रक्रिया है, किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे को शिक्षण कराया जा सकता है, किन किन विधियों के माध्यम से कक्षा कक्षा में बच्चों को शिक्षण कराया जा सकता है, विद्यालय में, विद्यालय के बाहर ले जाकर, परिवेश में घुमाकर, आसपास मैदानी इलाकों में बच्चे को ले जाकर, पर्यावरण से जोड़कर, समुदाय से जोड़कर, वातावरण से जोड़कर बच्चे को हमें शिक्षण कराना है। तो ये सारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। जब हम पेडागोगी के हिस्से को पढ़ेंगे वहां सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू संरचनाएं या शिक्षण अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं, ये सारी चीज हमें पढ़नी है, पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, आकलन क्या होता है। क्या होता है आकलन, बच्चे का मापन किस प्रकार किया जाएगा, मापन क्या है, मूल्यांकन बच्चे का किस प्रकार करना है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या है, सीसीई प्रणाली जिसको हम कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव वैल्यूएशन के नाम से जिसको जाना जाता है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं। तो क्या है समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ये हम अध्ययन करेंगे, सीसीई प्रणाली पूरी पढ़ेंगे। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे करना है, उपलब्धि, बच्चे ने अब तक कक्षा में कितनी उपलब्धि हासिल की है, आपने बच्चे को जो पढ़ाया है उसमें से बच्चे ने कितना सीखा है, क्या उसकी उपलब्धि है, क्या उसका अचीवमेंट है। तो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण भी इसके अंतर्गत करना है। उपलब्धि टेस्ट हम लेंगे, उपलब्धि परीक्षण बच्चे का हम करते हैं। तो सारी चीजों के बारे में हम क्रम रूप से अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, आगे इसमें अगला दिया गया है क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान, देखिए हम सभी जानते हैं अनुसंधान मीन्स होता है खोज करना, है ना। अनुसंधान मीन्स क्या होता है, खोज करना। तो क्रियात्मक, क्रियात्मक का अर्थ है बच्चा स्वयं करके देखे, बच्चा स्वयं कार्य करे, और स्वयं कार्य करने के माध्यम से बच्चा जब खुद करके बच्चा खोज करेगा, बच्चा स्वयं कार्य कर रहा है और बच्चा खुद ही खोज कर रहा है, तो क्रियात्मक अनुसंधान, यानी ऐसा ज्ञान अगर बच्चे को मिल जाए जिसमें बच्चा स्वयं क्रिया करे और स्वयं बच्चा खोजे, तो ये ज्ञान स्थायी होता है।
हमेशा बच्चे के दिमाग में अपनी छाप छोड़ने वाला होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान हमें बच्चे को कराना है, जिसमें बच्चे से हम कार्य कराएंगे। कार्य का मतलब जो नहीं कि विद्यालय के कार्य कराएंगे कि झाड़ू लगा, आज पोछा लगा, आज हमारे घर पे चल फलाना काम करने, ऐसा नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हमें क्या करवाना है? क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हमें बच्चे से विद्यालय के में ही उसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कार्यों को कराना है। जैसे हमें मान लीजिए बच्चे को प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है, तो प्रकाश संश्लेषण आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर पढ़ाने की अपेक्षा एक बार उस प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को आप बगीचे में ले जाकर बच्चे से सिखवाइए। जब आप बच्चे को बगीचे में लेकर जाएंगे तो बगीचे में लेकर जाने से बच्चा जब स्वयं पेड़ों को देखेगा, वहां आप बच्चे से पूछिए कि बच्चों बताओ ये क्या है, बच्चा कहेगा पेड़ है। अच्छा ये पेड़ है तो बताओ ये जब हम खाना खाते हैं तो ये पेड़ खाना कहां से खाता है? अब बच्चा सोचेगा पेड़ खाना कहां से खाता है। फिर मान लो उनमें से कोई एक बच्चा होगा, बोलेगा कि सर या मैडम, आप मैडम हो तो मैडम, सर हो तो सर, सर हम जब पेड़ पौधों को पानी डालते हैं तो उस पानी से ही भोजन बनाता होगा। फिर एक बच्चा मान ली दूसरा बोलेगा कि नहीं 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 सर, आपने एक बार बताया था कि सूर्य के प्रकाश से और जल से और मिट्टी से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो जब बच्चे ऐसे कर करके इस तरह सारी चीजों को स्वयं ही बच्चे अनुसंधान करेंगे, स्वयं बच्चे बताएंगे, तो ये जो ज्ञान होता है ये बच्चे के मस्तिष्क पर डायरेक्ट छाप छोड़ने वाला ज्ञान होता है। अगर आप बोर्ड में बच्चों को एक बार लेके बता दो प्रकाश संश्लेषण ये होता है, तो आधे बच्चे समझेंगे, आधे बच्चे भूल जाएंगे, आधे बच्चे ध्यान नहीं देंगे। तो क्रियात्मक अनुसंधान में जब खेल खेल में बच्चों को आप सारी चीजें कराएंगे तो खेल खेल में हर बच्चा रुचि लेगा, खेल खेल में हर बच्चा सीखेगा। और यही शिक्षा व्यवस्था कहती है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाइए, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाइए। चलिए आगे अगले बिंदु की हम चर्चा करते हैं। अगला बिंदु हमें यहां दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरा हमें पढ़ना है। 2009 अधिनियम क्या आया था, इसमें अध्यापकों की क्या भूमिका है, अध्यापक होने के नाते आपका क्या दायित्व है, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ी जाएंगी, सारी चीजें इसमें आपको कराई जाएंगी। तो ये आपको सिलेबस दिया गया है बाल मनोविज्ञान का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों में समान रूप से उपयोगी है। सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, सारे टॉपिकों के बारे में हमें चर्चा करनी है। अब देख लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें आगे रणनीति किस प्रकार बनानी है, आगे हमें किस प्रकार अध्ययन करना है। देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक सारे टॉपिकों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पहला टॉपिक पढ़ा बाल विकास में ही कि वृद्धि और विकास क्या है, तो वृद्धि और विकास नामक टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक चित्र सहित मैं आपको यहाँ कराऊंगा। इसी प्रकार आपको मैं पूरा टॉपिक यहाँ हल कराऊंगा, पूरे टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा। अब बात आएगी, आपको ये लगेगा कि आपने तो सर समझा दिया लेकिन हमारे पास ये चीज कहां से आए, तो उसके लिए प्रिंटेड नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसके प्रिंटेड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और बड़े आराम से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। पूरे प्रिंटेड नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, आप बड़े आराम से उसको अध्ययन कर सकते हैं, बड़े आराम से आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। आप चाहे उसका प्रिंट निकलवा लें और आप मोबाइल से पढ़ सकें, आप मोबाइल से उसको पढ़ लें। तो पूरे नोट्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। इसी प्रकार जब हम सभी विषयों के शिक्षा शास्त्र को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो सभी विषयों के शिक्षा शास्त्र से संबंधित पीडीएफ फाइल भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। तो ये हमारी रणनीति रहेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जब जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे हम उन टॉपिकों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। जैसे पहला टॉपिक खत्म होगा तुरंत उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल किए जाएंगे, जिससे उस टॉपिक से संबंधित आपकी जितनी जिज्ञासा है, जितने क्वेश्चन आप उस टॉपिक से संबंधित निकाल सकते हैं, वो सारे टॉपिक हम यहाँ पर हल करेंगे। उन सारे प्रश्नों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। आगे चल के आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा, तो अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट हो या किसी चीज में कोई क्वेरी आपकी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप में आप किसी भी प्रकार की लिंक शेयर ना करें, फोटो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये मैसेज आप भले ही ना करें, केवल आप अपने काम के मैसेज उसमें करें तो आपको उसका जरूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम अगली वीडियो से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। पहले टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, बड़े विस्तार से हम पूरी चर्चा करेंगे, सारी चीजें आपको